फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ नेम एंड्स विथ एस एच देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। तो हमने सबसे पहले राइट फंक्शन का यूज किया ताकि इनमें से दो लेटर को मैं चेक कर पाऊँ कि आखिरी लेटर क्या है। अब इस फंक्शन से हमें दो लेटर मिल गया, तो मैं बोलूँगा इफ जो आंसर आए वो एस एच हो तो आपको नेम पिक कर लेना है, अदरवाइज ब्लैंक कर देना। बिल्कुल सेम लॉजिक पे एक क्वेश्चन और है, इस बार है इफ नेम स्टार्ट्स विथ बी, क्या होगा? लेफ्ट का यूज हो जाएगा इस बार। लेफ्ट ऑफ दिस, हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर देने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, सब नाम का पहला पहला लेटर उठा लेता है। अब यहाँ पे इफ जो आए आंसर वो इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तो नेम एल्स ब्लैंक, दैट्स इट। ये नेम, ये फंक्शन समझना होगा। क्वेश्चन है इफ नेम कंटेन जे एनीवेयर। अब जे एनीवेयर मतलब राज में भी जे है, लास्ट में ब्रजेश के बीच में भी जे है, जितेंद्र के शुरुआत में भी जे है। एनीवेयर मतलब भी कि जिसके नाम में जे हो। सर्च यूज करेंगे, फाइंड इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो केस सेंसिटिव हो जाएगा, तो हमने सर्च यूज किया। क्या? जे को कहाँ? नाम में। इससे जो हमें आंसर निकला ना, ये बहुत जरूरी है समझना कि आंसर क्या निकला। या तो उसकी पोजीशन दे रहा है या तो वैल्यू एरर दे रहा है। अब डायरेक्ट तो दे नहीं सकते हो आप, इफ नहीं लगा सकते हो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए या तो इसमें कुछ नंबर्स हैं या तो एरर है, तो क्या हम इस एरर का यूज कर सकते हैं? इस एरर का अगर यूज कर लें इसके लिए तो हमें ट्रू और फॉल्स मिल गया। अब जब ट्रू और फॉल्स मिल गया तो हम इफ से आंसर बना सकते हैं। इफ दिस इक्वल्स टू फॉल्स तो नेम एल्स ब्लैंक। यानी कि जब तक आपको इफ नहीं पता रहेगा, जब तक आपको इज एरर पता नहीं रहेगा, जब तक आपको सर्च नहीं पता रहेगा। अच्छा, ये जो हमने आंसर बताया इसको ब्रेक मोड आंसर बोलते हैं। मतलब इसमें गलती होने के चांस लगभग नहीं के बराबर होते हैं। और एक होता है एक्सपर्ट मोड, जब एक ही सेल के अंदर आप सब कुछ लगाते हो। बट देखिए ध्यान देने की बात है कि अगर आप इफ से शुरू किए होते तो 99% पहले ही फिक्स हो जाता कि ये नहीं बनता आपसे। जैसे हम लोग बेस पकड़ के चलते हैं ना ब्रेक मोड में, वैसे ही पकड़ के चलिए। आप क्या लगाते हो? सर्च लगाते हो, और किसी चीज को आपने सर्च किया, तो फिलहाल हम इस स्टेज पे हैं। अब इस स्टेज को हमें ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करना है, तो यहीं पे हम लगा देंगे इज एरर। नहीं, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए। अब इसके आगे लगा देंगे इफ जो आंसर आता है दैट शुड बी फॉल्स देन नेम एल्स ब्लैंक। इसको कहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कुछ अलग नहीं करता, एक ही सेल में करेंगे क्योंकि इसको फॉर्मूले क्रिएट करना है आपको विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इफ सर्च एंड। इफ से शुरू करोगे तो 99% चांस पहले ही है कि वो गलत हो जाए। अब हमेशा बेस पकड़ के चलिए कि बेस को पकड़ के रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। बेस पकड़ के चलिए। अब आती है बारी
इस सेम क्वेश्चन को हम सर्च इज नंबर और इफ से भी बना सकते हैं। सर्च तो आप कर ही चुके हो। अगर हम इज नंबर यूज कर लें, इस नंबर का भी यूज करेंगे जब हमने सर्च कर लिया तो या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी कि जहां जहां पे एरर आ गया होगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो आपको इफ से क्या उठाना है, ट्रू वाले को उठाना। अभी हमने दोनों कंडीशन, मतलब जो कंडीशन बनाए थे उसमें फॉल्स वाले को उठाया था, इस बार ट्रू वाले को उठा देंगे। एक और है इफ एरर। इफ एरर से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए भी हमें सर्च की जरूरत पड़ेगी। इफ एरर का यूज कैसे होगा? तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कि इफ एरर से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए, इफ एरर, इफ एरर क्या करता है, अगर वैल्यू आता है तो आने दो, नहीं तो ब्लैंक कर दो। अगर ऐसा करते हो तो या तो नंबर दिखेगा या तो ब्लैंक दिखेगा। आप यहाँ पे लगा दो इफ जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, 0 भी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, तो नेम उठाना है। तो नेम एल्स ब्लैंक। बड़ा लॉजिकल चीज़ है, अब जब अप्लाई करेंगे तब आपको समझ अच्छा। इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें क्या हो गया अभी कि सारे ही नाम दे दिया आपको। क्या करेंगे फिर? हम पहले क्या करेंगे, लगाएंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाए A1 नहीं A2 ना, अदरवाइज ब्लैंक। बट ऐसा करने से क्या होता है कि नाम के जगह पे तो नाम दे देगा, एरर के जगह पे एरर ही देगा। अब लगा लीजिए कि नाम आता है तो आने दो, एरर आ जाए तो ब्लैंक कर दो। दैट्स इट। यानी कि एक ही सवाल को हम कई तरीके से सोच और बना सकते हैं। इसी लॉजिक को आपको एकदम कहीं ना कहीं ब्रेन में रखना है, क्योंकि यही लॉजिक सिक्वल पे भी चलता है, यही पावर बीआई पे चलता है। इवन ये लॉजिक आप पाइथन और सैस में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम चलता है। इस केस में क्या है, डेटा देखिए। हाँ, टारगेट डिसाइड नहीं करना, टारगेट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ये आपकी टारगेट थी, आपने सेल्स किया। यस, इफ ये तो एक ही बार में बन जाएगा कि अगर हमारा सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट की हो जाए तो अचीव्ड, अदरवाइज नॉट। तो नेम मांग रहा है, नेम मांग रहा है तो A2, अदरवाइज इन लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। इस केस का शायद एनालिसिस हमने पहले कर लिया है कि अगर परफॉर्मेंस स्कोर आपका 80 से ज़्यादा होता है तो हाइक 20% का हो, 10 अदरवाइज 10% का। दैट इज नेस्टेड इफ। ये भी नेस्टेड इफ का ही फंक्शन था, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
ये तो इफ लॉजिकल में अच्छा, ये हमने चूज का यूज बताया था, रैन बिटवीन का यूज करके फॉर्मूले का। डिवीजन यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब नेक्स्ट है एंड और। देखिए यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन आ जाता है। अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए हैं ना, हम लोगों का पैरामीटर एक था। इस बार थोड़ा डेटा अलग है। इस बार नेम के साथ साथ इनकी 3 सब्जेक्ट की मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मार्क्स। 4 भी हो सकता है, 10 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, इफ छोड़िए, मिनिमम मार्क्स शुड बी greater than or equal to 33 in all subject, then print name। यानी इस बात देखो, इस एग्जाम्पल को छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी हमने लॉजिक बनाए हैं उसमें सिंगल एक को ही बार बार टारगेट करा था, बट यहाँ पे एक अलग अलग टारगेट है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम एंड है। एंड फंक्शन क्या करता है? एंड का मतलब होता है एक से अधिक, मैं और तुम, यू एंड मी। तो जब आप एंड लगाते हो तो देखिए अंदर में लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 बोलता है। बड़ा सिंपल है कि पहली लॉजिक आप लगा रहे हो कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर लॉजिक 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ऐसा कर दिया आपने, इसके फिर से आंसर फॉल्स और ट्रू में आ गया, हो गया, बन गया। इसके बाद इफ चाहिए, इतने तो अब आगे कि हम इफ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं एक्सपर्ट मोड में ही। इफ जो आंसर आए वो ट्रू होना चाहिए तो नेम आएगा ना, उसको बताएंगे भी तो हमें ट्रू वाले को लेना है, अदरवाइज ब्लैक। जो क्वेश्चन था उसका नाम देख के, एंड का मतलब होता है कि जो भी सिनेरियो दिया गया वो सब में फुलफिल होना चाहिए। इसमें क्यों नहीं हुआ तो इनको एक सब्जेक्ट फिजिक्स में लगा हुआ है क्रॉस, इनको जैसे हमने पहले बनाया था। हाँ, अभी क्या है ना कि आप इजीली इसको लॉजिकली समझ पा रहे हैं ना कि इफ ये जो है इसका ट्रू होना जरूरी है ना, क्योंकि आंसर तो फॉल्स वाले को भी हमने उठाया पीछे से। अगर ये ट्रू होता है तो ये चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो वही चीज़ किया कि F2 के जगह पे पूरा एंड था, F2 के जगह पे ये वाला फंक्शन था। ये हुआ ब्रेक मोड, जब हम साथ में बना रहे थे तो एक्सपर्ट मोड था। तो ब्रेक मोड और एक्सपर्ट मोड दोनों ही बराबर पैरेलली इंपॉर्टेंट।
कुछ टाइम कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ ब्रेक मोड ही होता है। नहीं, मेजरली आपसे उम्मीद यही करता है कंपनी या आपके बॉस कि आप एक ही बार में बनाओ, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये जो अलग से बनाया ना, इसी में इफ आगे लगेगा, क्योंकि इसी के आंसर को हमें फाइनली एक वो देना है जो क्राइटेरिया के बेस पे वो बोलता है कि आप स्टेटस बनाओ। लेकिन प्रैक्टिस आवर्स के लिए, इनिशियल स्टेज के लिए मैं समझता हूँ ब्रेक मोड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट दिखाएंगे तो लोग समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर ब्रेक मोड में अच्छा पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सेम ऐसा ही होता है। और एन मतलब होता है सारे, और मतलब होता है कोई भी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये आपकी परफॉर्मेंस स्कोर है, और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताना है। तो पूछेंगे सर क्राइटेरिया क्या है प्रमोशन के लिए? मैंने बोला कि इफ वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ना, वो ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, परफॉर्मेंस स्कोर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने बोला कि सारे कंडीशन जरूरी नहीं है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो हो जाता है। या तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, या तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, या तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। तीनों में से कोई एक, और इस बार कंडीशन क्या बन रहा है, और उसमें था कि तीनों पास करना, तो इस बार लगाया और। सेम लॉजिक, दिस शुड बी ग्रेटर देन 80, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 80। अगर हमें इक्वल टू नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अपने मन से नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन में नहीं दिया है इसीलिए मैंने नहीं लगाया, क्वेश्चन में रहता तो लगाते। इसको फॉलो करना है, दिस इज ग्रेटर देन 80। अब क्या होता है कि ये तीनों में से एक भी मिल गया तो ट्रू कर देगा। अब देखते हैं कि इसमें से कोई फॉल्स भी होता है। देखिए ये वाला जो फॉल्स हुआ उसका क्या रिजल्ट है। टीना का ना तो एक्सपीरियंस अच्छा है, ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और परफॉर्मेंस भी 80 पे जाके अटक गया, क्योंकि 80 से ज़्यादा चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू किए होते तो फिर ये कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ये सेलेक्ट हो जाता। इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है? इसकी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वर्क एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस भी बेकार है, कम्युनिकेशन भी ना के बराबर है। इस बंदे का सेम वही बात, चूंकि सेम वही बात होगा तभी आपका फॉल्स आएगा। एलिना का भी देखेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस ना के है एक्सपीरियंस, बट अप टू मार्क नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल है बट अप टू मार्क नहीं है, एंड परफॉर्मेंस स्कोर भी अप टू मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीनों में से एक भी कंडीशन होता तो ट्रू हो जाता। और मतलब होता कि 3 हो या 30 हो या 40 हो, कितने भी क्राइटेरिया हो, उसमें से अगर एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाती है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, या ट्रू में जाएगा अदरवाइज फॉल्स में जाएगा। ट्रू की वैल्यू डिफाइन होती है आपके फॉर्मूले और क्वेश्चंस के बेस पे कि किस तरह का फंक्शंस या फॉर्मूला यूज किया गया है। कोई डाउट? इसके बाद तो जब ट्रू फॉल्स मिल गया तो इजी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखा आपने कि आपको ट्रू फॉल्स के कितने फंक्शन मिल गए? 9। इज वाले 7, इज वाले 7 मिल गए थे, 6 मिले थे, एक एग्जैक्ट मिला था, और ये 2 एंड और।
तो टोटल 9 फंक्शन आपको ट्रू फॉल्स पे मिल गया है। और इसका यूज आप देख ही रहो कि इफ के अंदर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इसको यूज करके आप बहुत सारा चीज निकाल सकते हो। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेसी लाते हैं क्वेश्चन में, और थोड़ा सा लॉजिक आपको सोच के बनाना पड़ेगा। कि मैंने बोला कि इसमें से जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा है ना, सिर्फ उसका मार्क नाम चाहिए। इफ ये मार्क्स है, इफ find the name of the person who is highest mark, who has लिख देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? नाम चाहिए। यहाँ पे ड्रैग तो करना है नहीं, यहाँ पे तो एकदम यहाँ पे चाहिए। इफ मैक्स रेंज सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू में मतलब इक्वल्स टू तो कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ए साइड ए रेंज में ये रेंज फंस गए? वैल्यू वैल्यू देगा। सोचिए, हाँ कर लीजिए पहले ब्रेक मोड। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी रियल टाइम क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले ब्रेक मोड में करें, उसके बाद ही आप ले जाएं। तब से पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू मैक्स लगाया और इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली हमने। अब उसका नाम चाहिए है ना? सीधा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सीधा लेकिन आंसर थोड़ी टेढ़ा लग रहा है कि हमें पीछे जाके उसका नाम उठाना है। अब कैसे नाम उठाएं यहाँ पे? सर ये मैक्स से पहले करते हैं, मैक्स से पहले इफ करते हैं एक बार, ठीक है। देन B13 से आगे लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो वैल्यू है तो मैं ए टू करती हूँ। तो वैल्यू है लॉजिकल टेस्ट को देती अभी पूरा कहाँ हुआ लॉजिकल टेस्ट? हाँ ग्रेटर देन देखिए वैल्यू तो मेरी 99 है, तो हम कर सकते हैं उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 99। हाँ कीजिए, कर सकते हैं कि इक्वल से 2 कर सकते है ट्रू फॉल्स तो आंसर नहीं आया ना। मैक्स का आंसर ट्रू फॉल्स थोड़ी ना आया है जो आप ट्रू फॉल्स देंगे। देखो ऐसे ब्रेक मोड का मतलब ऐसे नहीं होता। ब्रेक मोड का मतलब ऐसे बन गया ना, इसके सामने बनाइए। ब्रेक मोड का मतलब अगर इसी में इफ बनाओगे तब तो एक्सपर्ट मोड में चले जाओगे, तब आपको पता नहीं चलेगा गलती हो कहाँ है। अब आपको ये सोचना है ना कि इफ आगे कैसे लगेगा। if maximum if if 99 that's right वैल्यू तो मैं मिली तो इक्वल टू 99 का करके देखते हैं। इक्वल टू 99 लॉजिक बन गया। अगर ये वैल्यू 99 के बराबर होता है तो नेम प्रिंट करना है। तो नेम के लिए ये रेंज नहीं मांगा खाली सबमिट होना है।
ऐसा करके देखो क्या होता है, क्या आ गया, सारे नाम आ गए। आपको सिकल सेल करके हमें तो सिंगल सेल का लॉजिक, हमें तो ये पता करना है ना कि भाई सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो हमने रेंज सेलेक्ट करी है नाम की, उससे हम सिंगल सेल करके सिंगल सेल किसको करेंगे? इफ आपने बोला कि दिस इक्वल्स टू 99, तो सिंगल सेल, तो सिंगल सेल का मतलब क्या हो जाएगा? तो नाम किसी और का है और मार्क्स किसी और का। रो निकाल सकते हैं 99 कौन से रो में, देन उसको रो अभी 99 इस डेटा में हमें पता लग जाएगा 99 किस रो में, देन हम उस रो नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। सही सोच रहे हैं? इसको वी लुकअप से बनेगा। ये सवाल अब उठ के चला गया वी लुकअप। वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, एक्स लुकअप, इन सब से एकदम से इजीली बन जाएगा। लेकिन क्या इफ से भी बन सकता है? देखिए, जब सीधे सीधे सवाल होते हैं तो ठीक है, जब इस तरह का जब रुके ना, तब आपको असल में पता चलता है कि इफ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकदम सामने दिख रहा है लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं। सो ऐसे ही कुछ सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ऐसे ही सवाल मैं असाइनमेंट्स में देता हूँ। कुछ मैं आपको 10-12 असाइनमेंट्स दे रहा हूँ जिसमें ऐसे ही कुछ सवाल होंगे, उसको सॉल्व करना है इस टॉपिक के बाद, तब आपकी इफ पे सॉलिड कमांड हो जाएगी। इसको भी ट्राई करके देखिएगा कि क्या हम इफ से भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे निकालना रहता है ना, तब आराम से निकाल लेते कि भाई जिसका हाईएस्ट है उसका नाम दे दो। लेकिन यहाँ पे तो एक सेल के अंदर हमें निकालना है, तो क्या लॉजिक हो सकता है ये सोचना पड़ेगा और उस तरीके से डेटा को फैच करना पड़ेगा। तो चलिए, ये R&D के लिए रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लस ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपको 10 सवाल भेज रहा हूँ। 10 में से 5-6 तो आप आराम से 5-6 क्या 7 बना देंगे। 1-2 जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा हो गया सेम फाइल, और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें रैंक के नीचे सारे ये भी हो चुका है चारों। What is difference between substitute and replace? होता क्या है एक्चुअली? फाइंड सर्च तो हमने करवाया था, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस लगता है भी नहीं करवाया, या हो सकता है करवाया। इसमें सब्स्टिट्यूट में कई सारे स्ट्रिंग के अंदर एक बार इसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदलना होता है। जैसे माय नेम इज ब्रजेश आनंद, तो इस आनंद के जगह पे मैं चाहता हूँ सिंह लिख दूँ। तो बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट
कॉमा ओल्ड टेक्स्ट जिसको बदलना है, और न्यू टेक्स्ट मतलब जिससे लाना है। सिंपल। ब्रजेश को सुमित करना है, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, जो बदलना है वो पहले लिखना है, जो लाना है वो बाद में। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर लेटर या वर्ड को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते किसी और के साथ। बिल्कुल सेम काम होता है रिप्लेस में भी। मैं चाहता हूं कि माई के जगह पे योर हो जाए, रिप्लेस इस बार यूज कर रहे हैं। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे पूरे सिंटेक्स ही बदल जाता है। पिछले बार ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता था कि जिसको बदलना है वो होता था, बट इसमें ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है पूरा ही नाम, पूरा ही टेक्स्ट। अब ये कोई नंबर बेसिस पे नहीं है, नेम बेसिस पे नहीं है, ये नंबर और पोजीशन बेसिस पे है। ये कह रहा है कि जिस वर्ड को बदलना चाहते हो उसकी पोजीशन क्या है, स्टार्ट पोजीशन 1 है, क्योंकि एकदम शुरू में ही मिल गया इसको। और फिर पूछता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, तो 2 है। अब यही चीज़ें ब्रजेश को रिप्लेस करना रहता तब स्टार्टिंग पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता, 12 से 7 होता। ऐसे 1 to 2 का मतलब माई, और इसके बदले में जो नया टेक्स्ट चाहिए वो। समझ में आए? अगर हमें माई नेम इज ब्रजेश आनंद के जगह पे माई नेम इज संजय आनंद करना है, तो रिप्लेस के थ्रू कैसे होता, टेक्स्ट ये होता, स्टार्टिंग पोजीशन 12 थी, नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 थे, और न्यू कंपैरेटिवली वो इजी सब्स्टिट्यूट इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये केस सेंसिटिव है। अगर गलती से आपने यहाँ कैपिटल ए कर दिया आनंद में, तो आनंद को आनंद ही रहने देगा, कुछ नहीं होगा। ये पोजीशन सेंसिटिव है। अब इसको गिनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत माइनर मिस्टेक भी होगा। अगर मान लो कि एक आध स्पेस आगे पीछे भी हुआ तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। इसलिए दोनों अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, अब याद आ रहा है। अपने स्पेस को सब्स्टिट्यूट My name is Khan and I am not a terrorist. How we can find it? आपने स्पेस फाइंड किया, रिप्लेस कर देता स्पेस, Hmm? स्पेस को रिप्लेस कर देता विदाउट। So इसमें क्वेश्चन हमने ये पूछा था, नंबर ऑफ स्पेस पूछा था। क्या किया था हिमांशु और सूरज? ब्लैंक। क्या फॉर्मूले का यूज करेंगे? हिमांशु जी ट्राई करें। रिप्लेस क्या, ये तो हर पोजीशन पे स्पेस है। माई के बाद स्पेस है, नेम के बाद स्पेस है, इज के बाद स्पेस है। क्वेश्चन ये है ना, फाइंड नंबर ऑफ स्पेस। अगर आप फाइंड करते हो तो क्या करोगे, स्पेस को फाइंड करोगे, ये तो ये दिखाता है कि तीसरे पोजीशन पे स्पेस है। सब्स्टिट्यूट यूज किया था। कैसे निकलेगा गौरव इसका आंसर? माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट।
नंबर ऑफ स्पेस। ब्लैंक और जो स्पेसेस हैं उसको ब्लैंक मतलब विदाउट स्पेस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन लेंथ ऑफ द टोटल सेंटेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करिए सबसे पहले किस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट को, किस से, स्पेस को बिना स्पेस के साथ, ऐसा। इसका लेंथ और इसके लेंथ का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर है, लेन ऑफ पूरा और माइनस लेन ऑफ सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये है असल में आंसर। नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकलेगा ये भी डिस्कस किया था। इसको माइनस +1 +1, यस, जितना स्पेस निकलेगा +1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ब्रजेश आनंद है, इसमें कितने वर्ड हैं? दो वर्ड को कितने स्पेस जोड़ता है? एक। तो एक और दे देंगे ब्रजेश आनंद झा, तब कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड, स्पेस कितने? 2 + 1 3 होता है, तो 9 + 1 10। जितने स्पेस होंगे एक उससे ज़्यादा, क्योंकि एक स्पेस 2 स्पेस के बीच को जोड़ता है। प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब किसी ने ऐसा डाल दिया डेटा, तब ये नंबर ऑफ स्पेस को तो आप कंसीडर कर सकते हो कि सही है, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रिम करेंगे। कहाँ पे ट्रिम, कहाँ पे होगा? स्पेस वाले में ट्रिम होगा। कहाँ पे ट्रिम लगेगा? जहाँ पे वैल्यू हमारी है, ट्रिम यहाँ पे लगेगा। बस, डेटा कितना भी खराब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो चाहिए वो मिल गया। क्लियर? तो आपने देखा कि कैसे हमने ऑलमोस्ट 80+ फंक्शन कर चुके हैं। गौरव, एक क्वेश्चन है छोटा सा, विदाउट वी लुकअप, वैसे तो ये भी नहीं बोलना चाहिए, विदाउट वी लुकअप आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। Find the name of the person who has highest marks. विदाउट VLOOKUP हाँ, without VLOOKUP. सर इससे कर सकते हैं कई if इससे नहीं होता। सर मुझे VLOOKUP से आता है, क्योंकि आप VLOOKUP से तो है बहुत सारे, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज हर चीज़ का निकल आता है, इसीलिए तो VLOOKUP का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
इसको R&D कीजिएगा, ये असाइनमेंट्स में आज ऐड कर रहे हैं। बस ये समझ नहीं आ रहा कि इंडेक्स मैच में मिनिमम कहाँ लगाऊंगा, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, इंडेक्स मैच से भी तो बन जाएगा, बट इंडेक्स मैच भी पार्ट ऑफ लुकअप है ना। Yes, sir. कुछ इफ से बनेगा कि नहीं बनेगा? सर इससे करेंगे तो फिर वो मिनिमम को पूरे एरे कैसे पास करेंगे minimum? वही तो सोचना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कर रहा था कल, जिसमें मैं नंबर ऑफ काउंट्स और कैपिटल और स्मॉल लेटर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो बस वही समझ नहीं आ रहा था कि पूरी एरे को कैसे पास करना है। इसकी R&D करना है, ठीक है, कोशिश करिएगा, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। ठीक, इसके बाद ये कुछ बहुत बेसिक के ये 5-6 फंक्शंस बच गए हैं, इसको फिनिश करवा देता हूँ। हमारे ये 4 कॉलम पूरा हो जाएगा। मेरा भी है। आपका भी रह भी रहा था। N और T, अगर हमारे पास कुछ नंबर है और कहीं कहीं पे बीच बीच में टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे छोटा फंक्शन है n, एक ही लेटर का है, n फॉर नंबर, ऐसे याद रखेंगे। n क्या करता है, एक मिक्स डेटा में से नंबर को निकाल लेता है, और t इस डेटा में से सिर्फ टेक्स्ट को सेग्रीगेट करता है। जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेग्रीगेट करता है, नंबर नंबर को सेग्रीगेट करता है। एकदम सिंपल। अब देखिए, यही चीज को हम इफ से कैसे बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि मैंने बोला कि हमें जो चाहिए सारे टेक्स्ट चाहिए, ऑल टेक्स्ट हमें चाहिए। निशान, इसमें से जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है ना, जैसे ये हमने निकाला ना, वैसे आपको इफ से या वी लुकअप से, मतलब आप पूरे एक्सेल यूज कर लो, बट मेरे को आप जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है ना इस डेटा में, जैसे यहाँ पे निकल गया है, वैसे हमें इफ से निकाल दीजिए। लगाइए, लॉजिक लगाइए, दिमाग को खर्च करिए, तभी मिलेगा आउटपुट। इक्वल्स टू इफ ये पूरा ओके, कॉमा, सिर्फ टेक्स्ट निकालना है, क्या, सिर्फ टेक्स्ट का हाँ। निकालना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिख देंगे। सही जा रहे हो, बताओ। टेक्स्ट तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। टेक्स्ट तो इस टेक्स्ट का ये निकाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स। हाँ, ट्रू फॉल्स। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो आपसे नहीं पूछा। ये लोग का सिलेबस खत्म हो गया, अब वो जाने वाले इंटरव्यू देने के लिए। बहुत आसान था ना। इस टेक्स्ट से ये चीज़ें क्या होगा कि ट्रू और फॉल्स में बदल जाएगा, और आपको ट्रू वाले को उठा लेना है, इसके आगे लग जाएगा इफ, और इसका आंसर है ट्रू। तो ये नहीं तो यही था ना, यानी जो काम को हम
इफ से करते थे इतने बड़े फंक्शन से, वो हमारा सिर्फ n नाम के फंक्शन से, t नाम के फंक्शन से निकल जाता। और वैसा ही n नाम के, देखो n वाले में प्रॉब्लम है, यहाँ पे या तो नंबर देता है या तो जीरो दे देता है ना। मैं चाहता हूँ या तो नंबर दे या तो ब्लैंक दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फॉल्स कर दीजिए, या तो फॉर्मूले बदल दीजिए या तो फॉल्स कर दीजिए। एंड में भी हो सकता है ना, एक माइनस क्या जीरो, क्या मतलब अगर सिंटैक्स फाइंड करना तो एंड वाले से भी फाइंड एन इन्वॉल्व हो गया ना, हम एन का ही तो सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं। मतलब हमारे पास एन के अलावा इफ था, इफ था इज नंबर इज ऑड के साथ, या इज सॉरी इज नंबर या इज टेक्स्ट के साथ, इसका आंसर। तो एन और टी सबसे छोटा फंक्शन माना जाता है। एक होता है इज ऑड इज इवन, और ये है ऑड इवन। ऑड इवन प्रेरणा जी याद है आपको, क्या होता है? ऑड नंबर फाइंड करके देता है। ऑड में और इज ऑड में निशान जी, अगर ये ऑड होगा तो ऑड नंबर आ जाएगा, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा, नहीं तो ब्लैंक आ जाएगा। नहीं पर एरर आ जाएगा। जैसे इक्वल टू ऑड करेंगे, मतलब सारे ही चीजें भूल गए हो, मतलब कुछ भी ले नहीं जाओगे, लास्ट में खाली डैशबोर्ड ले जाने का प्लान बना रखा है। यहाँ से एक पूछ रहा हूँ तो याद नहीं है, ऑड नंबर ऑड फंक्शन पूछ रहा हूँ तो याद नहीं है, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ तो पढ़ना नहीं है, क्या है मजाक। ऑड में हमने बताया था कि अगर ये नंबर ऑड है तो ठीक है, नहीं तो एक प्लस करके उसको ऑड में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ से ले आते हो कि ब्लैंक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑड नंबर किसी भी नंबर को ऑड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ऑलरेडी वो ऑड है तो देखिए सेम नंबर देगा, अगर वो इवन नंबर है तो उसको ऑड में कन्वर्ट करके देता है। नंबर डेसिमल में एग्जैक्टली। अगर नंबर डेसिमल में रहता है लाइक 1.4 है तो उसको क्या करेगा? करके देख लेते हैं ना, इसको क्या मानता है। 1.4 को यानी 1 के बाद 3 ही आता है, और तो 3 कर देगा। मतलब नियरेस्ट ऑड नंबर पे जाएगा। हाँ 1.5 का देखिए, 1.6 का देखिए, मतलब नियरेस्ट में ही जा रहा है। मतलब वो डाउन पे नहीं आएगा, जो हाँ। अपर साइड पे नियरेस्ट ऑड नंबर होगा वही रहेगा। इवन भी सेम वही काम करता है कि अगर कोई डेटा ऑलरेडी इवन है तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, अदरवाइज उसको एक नंबर प्लस करके उसको इवन बना देता। देखिए 55 को 56 बना दिया। ऑलरेडी ये 1 का मतलब तो ऑड ही है, तो जो अपकमिंग इवन होगा वो 2 होगा। ये ऑलरेडी है इवन, ये जो है ऑड बना दिया। ये 2 5 5 3 कर दीजिए। आ जाओ आ जाओ, वेट क्यों करना है, आ जाओ। दूसरा लैंग्वेज थोड़ी ना चल रहा है, एक्सेल ही चल रहा है। बैठो। क्लियर है? ऑड इवन क्लियर हो गया? राहुल जी हैं, कैसे हैं? बढ़िया। इस 4 को समझाइए कि क्या होता है। इस 4 फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आप लोगों की कमी क्या होती है, आप लोगों की नहीं, स्टूडेंट की कमी क्या होती है पता है? अरे ये तो बेसिक चल रहा है, हम तो एकदम पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन चुके हैं, नहीं? और जहाँ से पूछो वहीं से दिक्कत, एक पूछो तो एक में दिक्कत।
ऑड पूछो तो ऑड में दिक्कत। प्रेरणा अभी आपसे बात नहीं करेंगे जब तक CACS का एग्जाम है। कब तक है? सर 21 दिसंबर से चालू है। और जाएगा कब तक? सर एक दिन का गैप होता है 28। मतलब पूरा दिसंबर चलेगा, पूरा दिसंबर चलेगा। अब तो अगले साल ही हम आपसे पूछेंगे लीगल तरीके से क्वेश्चन। क्या संगीता, ये 4 फंक्शंस हैं, पता है ना आपको? निशांत आपको भी पता ही होगा, बताइए थोड़ा। तो जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, हाँ जिसमें जो 255 कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स को स्पेंड करता है और वो कैरेक्टर्स को फाइंड करता है। अच्छा ठीक है, कैरेक्टर्स को बताते हैं कि कैरेक्टर्स जो 255 जैसे कैरेक्टर्स होते हैं वो बताता है। और कैसे बताएगा? जैसे करके दिखाइए तो कैसे बताएगा? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, साइड में कोई हेल्प, कोई डिस्कस नहीं करना है। जो हमारी टेबल होती है ना 255 हाँ। कैरेक्टर जैसे फाइंड करता है, फाइंड नहीं करता तो वो बता देगा। आप ही तो बताता है, फाइंड करता है। उसी का एक संस्कृत वर्जन में निकाल दो। खोजता है, कोई बोलेगा ढूंढता है, मतलब सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो आप। आंसर पे आइए ना कि कैरेक्टर करता क्या है। इक्वल्स टू कैरेक्टर क्या करता है, कुछ याद आया? उस नंबर का 255 कैरेक्टर्स का यूज होता है पूरी इंग्लिश पूरे कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, जितने भी कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज के लिए 255 कैरेक्टर्स का यूज होता है। टोटल 255 कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड बनाया गया है जिसको ASCII कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। अब आपको अगर देखना है कि भाई किस कोड पे कौन सा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर लगा के वो आप नंबर डालोगे। जैसे कैरेक्टर 65 करोगे तो A आ जाता है, कैरेक्टर ऑफ 97 करोगे तो स्मॉल a आ जाता है। यानी कि 255 कैरेक्टर में से 255 जो कोडिंग की गई है 1 से लेके 255 तक के, इसके बीच में किसी भी नंबर्स का कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे देता है या कैरेक्टर बता देता है उसकी पोजीशन। उसका उल्टा होता है कोड। कोड होता है कि अगर आपको टेक्स्ट पता है ए है मेरे पास, तो उसकी कोड क्या है, यानी 255 में कौन सा पोजीशन है वो, यानी कैरेक्टर पता है तो कोड निकाल सकते हो, कोड पता है तो कैरेक्टर निकाल सकते हो। सामने से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन इसका यूज हमने कैप्चा क्रिएशन के लिए बताया था। तो ये था कैरेक्टर और कोड। कैप्चा क्रिएशन में कैसे इसका रोल होता है कि अगर देखो आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई 10 से लेके 100 के बीच में रैंडम डेटा बनाओ, तो आप रैंड बिटवीन करके 10 से 100 का बना दोगे, है ना, ड्रैग कर लोगे। लेकिन मैंने बोला कि A to Z के बीच में बनाओ, कैरेक्टर का बनाओ, तो कभी रैंड बिटवीन के अंदर कैरेक्टर डाल के देख लीजिएगा। वैसे तो मैं अभी डाल ही रहा हूँ A to Z। आंसर आएगा रोहित या नहीं आएगा? राहुल, आंसर आएगा? एरर आ जाएगा क्योंकि रैंडम नंबर का बनता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरे को चाहिए। तब क्या होता है कि एक टेबल आपको याद होना चाहिए। याद नहीं करो, याद नहीं करना है, BCA वाले स्टूडेंट्स MCA वाले याद करते हैं। यहाँ पे कोड लिख लो और यहाँ पे कैरेक्टर लिख लो। कोड बना लो आप 1 से लेके फिल सीरीज में जाके 260 तक बना लो। 255 ही होता है बट 260 बना लो, जो कि एक नंबर का क्या कैरेक्टर होता है। यहाँ पे आपको एक ही बार में पूरी टेबल ही बन जाएगा। अब देखो कुछ ऐसे आपको
सिंबल्स मिलेंगे या स्पेशल कैरेक्टर मिलेंगे जिसका कि यूज अभी तक नहीं आपने किया होगा, लेकिन जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो सारे यूज में समझ में आ जाएगा कि देखो कैपिटल ए की पोजीशन 65 से लेके 90 तक का, स्मॉल का 97 से लेके 122 तक का है, उसी तरीके से सिंबल का है, नंबर का है, सबका है। असल बात ये है कि लास्ट में देखेंगे कि 255 से ज़्यादा जो दिया है वहाँ वैल्यू एरर, देखो 255 के बाद वैल्यू एरर दिया है, लेकिन इसके पहले कई जगह पे आपको स्पेस टाइप का लग रहा है। आपको लगता है कि इनविजिबल कैरेक्टर में सिर्फ स्पेस है, जबकि इनविजिबल कैरेक्टर में 10-12 कैरेक्टर ऐसे हैं जो इनविजिबल है। इन सब के वजह से भी डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही डेटा को कहीं पे क्लीन फंक्शन से क्लीन किया जाता है, कहीं ट्रिम से किया जाता है, कहीं कुछ और सेलिंग से किया जाता है। तो अब इस फंक्शन को क्या बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये जो 32 नंबर पे है ये स्पेस का है। अब ये 31 का क्या है, 32 की पूरी R&D गूगल पे कर सकते हो कि 31 किस कैरेक्टर का है, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जिसका कि कोड 30 होता है। इसके लिए आप यहाँ हेल्प ले सकते हो। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ कोड नंबर 30, कुछ इस तरह से निकालो। अब देखो इन एक्सेल भी डाल दो क्योंकि थोड़े कैरेक्टर कोड लिस्ट फॉर पीसी, ये देखिए कुछ अब ये पूरी पढ़ाई करके याद कर लेना। है ना, कैरेक्टर लिस्ट देखिए 32 के लिए ये दिया है, और ये इसने दे भी रखा है स्पेस, जो और स्पेशल ब्लैंक टाइप का है उसका दे ही नहीं रखा है, सारा दिखने वाला का दे दिया है और नहीं दिखने वाला का छोड़ दिया है। तो गूगल थोड़े से कर लेना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए। हमें तो नहीं ज़रूरत पड़ी, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पता कर लेना ये वाला जो भी हमने आपको दिखाया था, कि जहाँ जहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है उसका कोड पता कर लेना, कि जो स्काई कोड जो 28 है उस पर कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्काई कोड जो 9 पे है उसके कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं 10 पे। कई सारे स्पेस टाइप का दिखता है बट है स्पेस 32। अब लोग कैसे मान लें, तो देखो स्पेस डाल दो, इस सेल में स्पेस है, इसका कोड पता कर लो। लेकिन जब हम इसका कैरेक्टर ही नहीं पता तो हम क्या डाल के कैसे क्रॉस चेक करेंगे, नहीं, तब गूगल कर सकते हो, R&D कर सकते हो, बट बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि ये टाइम में जितने रिसर्च करके आप निकालोगे तब तक में तो पूरे एक्सेल के फॉर्मूले जो भूल चुके हो, नहीं, इज ऑड इज इवन, ऑड इवन, कैरेक्टर कोड, इफ, नेस्टेड इफ, सब रिवाइज हो जाएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए। इसका यूज क्या होगा? किसका आते अभी तो उसी के ऊपर, तो मैंने अभी बोला कि मेरे को रेंडमली कुछ डेटा चाहिए और वो भी A to Z के बीच में, तो यूज तो आ गया। हमें पता है कि 65 से लेके 95 जो कोड है वो A to Z का है, तो ये क्या करेगा, एक नंबर हमें रिटर्न करेगा, उस नंबर को क्या करेंगे, कैरेक्टर में चेंज कर देंगे। तो समझ में आया कि जो सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू का रैंडम डेटा तैयार कर सकते थे, अब आप टेक्स्ट डेटा का भी तैयार कर सकते हैं। कॉन्केटनेट समझते हैं, कॉन्केटनेट कर लीजिए इसको 3 4 5 बार, 2 3 4 5। कैप्चा का नाम सुने हो, ये बन गया कैप्चा 5 डिजिट। अब आप चाहते हो कि कैप्चा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैप्चा हो, ये बहुत सिंपल कैप्चा है,
आप चाहते हो कि स्मॉल भी हो और कैपिटल भी हो, तो स्मॉल जो शुरू होता है वो 97 से शुरू होता है 122। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेस निकाल के देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। फिर आप चाहते हो कि इसमें नंबर्स भी आ जाए। कितना स्ट्रॉन्ग कैप्चा आपके सामने बन के तैयार हो गया। और इसका जो फॉर्मूला बना, मतलब सामने वाले को तो ये बहुत बड़ा तूफान दिखेगा, लेकिन आप लोगों के लिए कॉपी पेस्ट है नहीं ये। एक ही चीज़ को तो मैंने कॉपी पेस्ट करके थोड़े से लॉजिक लगा दिया, सामने वाले को तो इतना बड़ा लगेगा फॉर्मूला, दिखा दोगे तो बोलेगा बाप पता नहीं कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे लॉजिक्स हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया है और अलग अलग तरह से। अच्छा, कैप्चा क्रिएशन सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें कैप्चा क्रिएशन सर हमें यूज कहाँ होगा। सवाल ये कैप्चा क्रिएशन नहीं कर रहे हो आप, लॉजिक को यूज कर रहे हो, आपकी लॉजिक स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, इसी सीरीज में दो फंक्शन है, डैश टू बिन और बिन टू डैश। इसका तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। फिर भी जैसे क्या होता है ना कि पूरा जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी इनपुट डिवाइस से लेके प्रोसेसिंग डिवाइस से लेके आउटपुट डिवाइस कैसे कंट्रोल होता है इसकी समझ आ जाएगी जब आप किसी कैरेक्टर को इनपुट डिवाइस से आप दबाते हो। लाइक कीबोर्ड का यूज किया और ए डाला और आपके मॉनिटर पे ए दिखता है, ये तो इतना फास्ट हुआ कि दबाया और दिख गया, बट बीच में क्या हुआ, कहाँ से दब के कौन से वायर से जा रहा है ए। तो ये समझने के लिए आपको अंदर की चीज़ों को समझने के लिए इसका कोड जानना होगा। तो ऑलरेडी आप अवेयर है कि कोड 65 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो नंबर्स है, नंबर को बाइनरी में मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है डैश टू बिन नाम का फंक्शन। आपके लिए ईमानदारी से बताओ तो कोई काम का नहीं है। बीसीए वाले को 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एमसीए वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में 15 नंबर का क्वेश्चन इसी जगह पे पूछता है, यही चीज के बारे में। बाइनरी में कन्वर्ट कर रीजन क्या है ना, पता नहीं बीसीए एमसीए वाले सिलेबस को यूनिवर्सिटी वाले ऐसा क्यों बनाते हैं कि बीसीए करने के बाद 10,000 के लायक भी ना बचो। मतलब प्रैक्टिकल नहीं, वो चीज़ों से अलग ही दुनिया में ले जाता है पूरे सिलेबस। ऐसा भी नहीं है, अगर ईमानदारी से बीसीए को किया जाए तो आप 15-20 हज़ार लायक बन सकते हो, बट पढ़ता कहाँ है ग्रेजुएशन के टाइम में बच्चा। सेमेस्टर आता है तो 15 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, रात भर जग जग के, उससे पहले बस चमकी देना, समझ रहे हो ना। बाइक ले लिया, पापा को बोला बाइक बहुत दूर पड़ जाता है, 3 किलोमीटर दूर है, एक अपैची खरीदवा लिया, नहीं पता चला वो तो गर्लफ्रेंड के लिए, नहीं इम्प्रेस हो गई गर्लफ्रेंड अपैची से, या फिर बड़ा 250-300 उसका बुलेट, मैं वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ रॉयल फील्ड 250-300 वाला, उससे ऊपर जाओगे तब तो खैर कार से भी महंगा पड़ जाएगा। तो कॉलेज में 99% हमारा एनालिसिस है कि 99% बच्चे मस्ती करते हैं, 1% बच्चा होता है पढ़ने वाला कॉलेज टाइम में। इसी वजह से अमिटी, बिमटेक, गलगोटिया जहाँ पे एमबीए करने में 20 लाख रुपए लग जाता है, वहाँ के स्टूडेंट का हाल है कि 3% प्लेसमेंट होता है, 97% भटकता रहता है। जहाँ पे 20 लाख रुपए खर्च करके आदमी अपने आप को एमबीए करता है, बीबीए करता है, बीटेक करता है, और प्लेसमेंट जो कहते हैं ना कि कैंपस प्लेसमेंट 3 से 4%, 5% होता है। ये 97% में क्या कॉलेज जिम्मेवार है? बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवार है। कॉलेज तो चलो 10% कॉलेज भी जिम्मेवार है, लेकिन 90% आप खुद जिम्मेवार हो, क्योंकि आप सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हो। बस एमईटी से मिल जाए मेरे को एमबीए का डिग्री, नहीं प्लेसमेंट बहुत होगा। अच्छा, जब तक कॉलेज होता है तब तक 90-95% स्टूडेंट तो बस खाली यही चमकी देने में रह जाता है, और बाद में बेरोजगारी जब आती है तब जाके सीरियस होता है, तब जाके इंटर्नशिप करता है।
इंटर्नशिप का कोई लॉजिक नहीं था आज से 10 साल पहले, पता है, कोई लॉजिक नहीं था। इंटर्नशिप ये हुआ कि 3 साल या 2 साल तो आपने पढ़ाई नहीं करी थी, तो कॉलेज कैंपस में कैसे ले लेगा कोई कंपनी आके। तब कंपनी ने कॉलेज वाले को ये दिया कि ऐसे बच्चे जो 2 साल नहीं पढ़ते हैं आपके यहाँ, तो आपने तो पढ़ाया है, तो उसको भेजो, हम फ्री में खटवाएंगे उसको 1 साल तक। तो उसको नाम दे दिया इंटर्नशिप। फ्री इंटर्नशिप या पेड इंटर्नशिप के भी नाम पे कहा, जहाँ पे 8 लाख 10 लाख का लोगों को पैकेज मिलता है, 3% लोगों को, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है अमाउंट 3,000 5,000 मैक्सिमम 10,000। बट खुश हो कि आदित्य बिरला ग्रुप में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इंटर्नशिप इन आदित्य बिरला ग्रुप। 20 लाख रुपए खर्च के इंटर्नशिप कर रहे हो आप। भाई इंटर्नशिप ही करने हो तो एनालिटिकल एडू पॉइंट में आ लो। 20,000 के लायक तो हम खाली एडवांस सेक्शन में बना देते हैं आपको। क्यों करना है इंटर्नशिप? प्रॉब्लम यही है कि एक्चुअली पढ़ते ही नहीं है बच्चे 95%। जब हमारे बच्चे इतने गुस्सा करते, इतने डांटते, तब नहीं पढ़ते हैं। देखो निशांत शांति हो जाता है जब पूछते हैं। तो प्रेरणा से कुछ भी पूछो तो बोले सीए का मेरा एग्जाम है। क्या सीए में पढ़ रही होगी ये तो यही बताएंगी, सीए सीएस में। अब सीए वाला तो हमें नहीं पता है, अब नहीं तो मैं सीएस ही पूछना शुरू कर देता। अभी साइंस बोलती कि मेरा साइंस है, तो अभी इनका पूरा तैयारी पता करवा लेते 10 क्वेश्चन पूछ के। तो ये जो बहानेबाज बच्चे होते हैं ना, तो वही जाके एकदम एग्जाम के टाइम में सीरियस हो जाते हैं, एकदम दिन रात एक सम आई एम डूइंग वेरी गुड स्टडी राइट नाउ डोंट डिस्टर्ब। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि ठीक है आप 99% में हो, आप एक्सेप्ट करते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहना है ना, हमें इस कैटेगरी में नहीं रहना है। कॉलेज टाइम में निकाल देते हो आप, बाद में आप इंस्टीट्यूट को बोलते हो कि भाई वो इंस्टीट्यूट ये कॉलेज हमें प्लेसमेंट नहीं दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे वहीं से निकाल के अच्छी प्लेसमेंट ले जाते हैं। वैसे इंस्टीट्यूट में भी होता है, क्योंकि कई बच्चे आते हैं हमारे पास, मतलब जब डेटा साइंस का कोर्स करने आएंगे 60-70 हज़ार 50 हज़ार 80 हज़ार का कोर्स होता है, तो पूछता प्लेसमेंट है ना सर? 100%, 100 नहीं 1000% है। पढ़ोगे तभी तो कि तुम्हारे बदले में हम जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। सर आपको कभी मीनाक्षी का कर दिया? हाँ बताया था, मैसेज किया था, बताया था मीनाक्षी ने कि लग गया। तो चीज़ें छोटी सी है, लेकिन बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इजीली आप चीज़ों को टैकल कर लेंगे। इसमें कोई वो नहीं है। बीसीए तो चलो 3 साल का है, ये तो बहुत कम है, छोटा सा कोर्स है जिसको कि आपको आराम से याद रखना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। ये सोचो कि एक्सेल जो 20-25 ईमानदारी के 25 दिन का कोर्स, 25-30 घंटे का कोर्स, उसमें आप 25-30 तरीके का बहाना बनाते हो, कैसे हम सर को सेटिस्फाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम प्रैक्टिस करें। तो आप समझ ही रहे हो कि बीसीए के बाद कितनी, एमसीए के बाद कितनी बेरोजगारी होगी, बीटेक के बाद। तो बेरोजगारी खुद आपकी वजह से होता है जब आप अपने सब्जेक्ट को उस तरीके से टाइम नहीं देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हम जब एक कैरेक्टर टाइप करते हैं अपने इनपुट डिवाइस से, तो उसको पहले मशीन क्या करता है, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। इवन मशीन को तो बाइनरी समझ में आती है, तो क्या करेगा, एक फंक्शन इंटरनली काम करता है डैश टू बिन, जो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आप ए दबाए हो, ये अब समझा जाके आपका मशीन की ए दबाए। बट अगर आप दबाओगे ए और स्क्रीन पे ये दिखेगा तो थोड़ी ना आपको समझ में आएगा। इसीलिए एक ट्रांसलेटर और होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बिन टू डैश। ये फाइनली क्या करता है, इस बाइनरी को वापस से आपको कोड में यानी डेसिमल वैल्यू में चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया? सर आपने डेसिमल वैल्यू सिलेक्ट करी। ओके, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है।
अब ये दबाए हो, अब 65 तक आया, फाइनल कैरेक्टर फंक्शन यूज होगा और जाके आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कि ये जो बीच में हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, ये सब हमारा सीपीयू करता है, हमारी मशीन करती है। मशीन के अंदर ये सारी एक्टिविटी होती है। अच्छा, इसी पे 15 नंबर का क्वेश्चन है बीसीए के अंदर। मैंने बोल दिया कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, रेंडमली कहीं कैरेक्टर कोड कैप्चा वगैरह बनाने के लिए आप यूज़ कर लोगे, बट उसमें लिखित 15 नंबर का क्वेश्चन है, डेसिमल, बाइनरी, ये वो कोड कैरेक्टर पे। तो थोड़े सिलेबस भी उसी तरह का बनाया है और चीज़ें इस तरीके की हैं, तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारी चीज़ें। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फंक्शन जो गौरव आपका मिसिंग था 2-3 और घरेलू इसमें। अच्छा, 2-3 और है, ठीक, कोई नहीं, कर लेंगे। तो ये 2-3 और है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। बट सूरज जी, 4 का मतलब तो 80 तो यही हो गया, और प्लस मोटा मोटी 20 और लगा लीजिए, 20 नहीं तो 10-15 तो है ही, तो 90 के आसपास चले जा चुके हो। अब फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अभी जो हम इतने फॉर्मूले जनरेट कर रहे थे, रैंड प्लस रैंड बिटवीन से, चूज प्लस रैंड बिटवीन से, इंडेक्स प्लस रैंड बिटवीन से, वी लुकअप के साथ बहुत सारे हैं, तो 100 अभी इफ के साथ लेफ्ट लगाया, राइट लगाया, सर्च लगाया, फाइंड लगाया, मैक्स हो सकता है, मीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इफ एरर हो सकता है, ये सारे क्या है, फॉर्मूले हैं। तो ये तो फंक्शन है, इसी की कॉम्बिनेशन से फॉर्मूले बनेंगे। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाने की जरूरत है, इसी को टैकल करके रखने की जरूरत है, तभी आप आंसर दे पाते हैं या दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन कल 9 o'clock। कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ने कल वी लुकअप फिनिश कर देंगे। वी लुकअप फिनिश तो नहीं होगा, 4 घंटे लगते हैं, लेकिन मेजरली फिनिश हो जाएगा। वीकेंड है तो मे बी, या तो अगर मैं वी लुकअप छोड़ देता हूँ, वी लुकअप में अगले 2 दिन मिलेगा हमें, सैटरडे संडे, उसमें कर लेंगे। पहले हम बेसिक के टैब ऑप्शन को क्लियर करवाते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़। तो 9 o'clock मिलते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग आप कल कराओगे? कंडीशनल करवाओगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल। हाँ, समझ में आ गया, पर कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ, Thank you. थैंक यू।